वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, प्यारे बच्चों। वी आर कंटिन्यूइंग अगेन द चैप्टर नंबर 3, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। एंड इन दिस चैप्टर so far we have studied about various topics such as company as diwan, permanent settlement, mahawari system and raitwari system. Now we are moving on the impact of this all system. Impact of revenue collection system introduced by the company impoverished the peasants. यानी जो भी सिस्टम लगाया गया गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा, उसकी स्थिति ये होती है कि जो किसान होते हैं उनका जीवन बहुत ही ख़राब हो जाता है। दे बिकम हाईली पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यू आर एबल टू सी एन इमेज ओवर हियर। आप एक इमेज यहाँ देख रहे होंगे कि व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ पीपल आफ्टर हैविंग फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ दिस पीपल बिकेम हाईली वर्स। लोगों का जनजीवन काफ़ी बद से बदतर हो गया। लैंड नाउ बिकम अ सेलेबल कमोडिटी, और उनके लिए ज़मीन जो है एक सेलेबल कमोडिटी हो गया, बेचने लायक चीज़ हो गई, जिसको वो ना चाहते भी उनको बेचना पड़ रहा था। एंड देयर लाइफ स्टाइल ऑल्सो हैविंग वेरी मच पुअर एंड सोल अरेनी हाउ, चाहे वो अपने जीवन को कैसे जिए और जीना पड़ रहा था। दिस लीड अ डीप इम्पैक्ट ऑन रूरल लाइफ, और उसका नतीजा हमारे ग्रामीण जीवन के प्रभाव पर पड़ा और उनकी इकॉनमी पर भी पड़ता है। अब एक नए टॉपिक को हम आज शुरू करने वाले हैं बच्चों। तो ये क्या है? इम्प्रोविजनमेंट ऑफ पेजेंट्री, यानी किसानों की जो स्थिति थी वो काफ़ी बद से बदतर हो गई। आफ्टर अ डेकेड ऑफ कॉटन डिक्लाइन, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, जो कॉटन इंडस्ट्री थी, कॉटन इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया। डिक्लाइन मतलब गिरावट हो गई। क्यों गिरावट हो गई? तो गिरावट होने के पीछे वजह है कि डिक्लाइन आया यानी गिरावट आई। टू इम्पोर्ट को यहाँ समझ लेते हैं। इम्पोर्ट क्या है? इम्पोर्ट मीन्स व्हेन अ नेशन बाई एनी गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। जब कोई देश दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट खरीद के लाता है तो उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। तो आपके और हमारे भारत देश में ब्रिटिश कंपनी या लंदन में बने हुए जो है मैन्युफैक्चर गुड्स मूल रूप से कॉटन भारत में आने लगे। और इसके पहले भारत में जो भारतीय बुनकर थे या जो कॉटन इंडस्ट्री में लोग काम करते थे, वो भारत अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में बेच पाते थे। और मार्केट में वो न बेच पाने के पीछे वजह है, आइए इस पर हम बात करेंगे, धीरे धीरे समझने का भी प्रयास करेंगे। और इसका नतीजा हुआ कि ब्रिटेन से जो है बने हुए गुड्स या सामान भारत में आने लगे, ब्रिटिश से या लंदन से। मोर एंड मोर पीपल टर्न टू एग्रीकल्चर, और लोग न चाहते हुए और चाहते हुए भी कृषि की ओर काफ़ी तेज़ गति से वो मूव ऑन कर गए, यानी बढ़ते चले गए। दिस प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज्ड एंड साइज ऑफ लैंड होल्डिंग वाज रिड्यूस। और जैसे जैसे लोग जो और सभी काम कर रहे थे उनका काम छीनता चला गया और वो मजबूरन बस जो है खेती के काम करना उनकी बाध्यता हो गई। तो क्या कैन वी इमेजिन दैट लैंड विल इंक्रीज डे बाय डे? क्या ज़मीन हर दिन बढ़ती रहेगी? जी नहीं बढ़ेगी। उसकी अपनी एक सीमा रेखा है, वो बढ़ने वाली नहीं है। बट नंबर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ द फार्मर्स एंड अदर पीपल वर हाईली इंक्रीजिंग डे टू डे। और लोग अगर खेती पर ज़्यादा निर्भर होंगे, ज़्यादा लोग खेती करेंगे, सो द डिवीजन ऑफ द लैंड विल ऑल्सो इंक्रीज। तो भूमि के जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, वो भी क्या होगी? बढ़ती ही रहेगी। तो इसका नतीजा ये हुआ कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लेस एंड पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू रिटर्न टू द एंड आस्क फॉर हेल्प टू द मनी लेंडर्स। तो उनके लिए दिक्कत क्या होती थी कि किसान क्या करते थे, अपनी ज़रूरत उनकी नहीं पूरी होती थी, वो मनी लेंडर के पास कर्ज लेने चले जाते थे।
इरिगेशन फैसिलिटीज़ वर ऑलमोस्ट नो एग्जिस्ट, और जो किस सिंचाई की व्यवस्था थी वह बिल्कुल रही नहीं गई, ख़त्म हो गई। द पीजेंट्स डिपेंड इंटायरली ऑन द मानसून, और किसानों को पूरी तरह से खेती के लिए मानसून पर निर्भर रहना पड़ा। यानी बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। दे हैव नो चांस। सो फेलियर ऑफ रेन इन एनी ईयर ब्रॉट अबाउट फेमिनिस। अगर किसी भी साल बारिश नहीं हुआ, किसी भी साल अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? लोगों को भूखमरी की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन फॉर इरिगेशन पर्पज़, नेचुरल कॉजेज़, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि लाइक ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, फेलियर ऑफ रेन्स, बारिश का न होना, बारिश नहीं हो रही है, क्रॉप डिजीज़, और फसलों में रोग लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? रोग लग जाते हैं। और ऑल्सो हैड अ रोल प्ले वाइल फेसिंग सच प्रॉब्लम। यदि प्रकृति ने साथ दिया तो वेल एंड गुड, और प्रकृति ने अगर साथ नहीं दिया तो किसानों को बहुत ख़राब स्थिति में जीवन अपना जीना पड़ रहा था। अब आगे बात करते हैं हम सभी बच्चों कि जीवन में कैसे सुधार होगा। नो एफर्ट्स वर मेड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रिलीफ और हेल्प। ब्रिटिश सरकार को भारतीय किसानों के जीवन से, उनके तकलीफ़ों से, वो किस स्थिति में है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, दे हैव नो कनेक्शन, नो रिलेशन, नो कंसर्न, उनका कोई लेना देना नहीं था। नियरली 1/3 ऑफ बंगाल पॉपुलेशन प्रेस ड्यू टू द हंगर, और लगभग बंगाल की 1/3, 1/3 जनसंख्या मृत्यु के कगार पर पहुंच जाती है ड्यू टू हंगर, भोजन की कमी के कारण। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम सभी बच्चों। क्या है हमारा टॉपिक है कैश क्रॉपिंग। कैश क्रॉपिंग क्या है, आइए देखें और समझें। 19th century saw an increase in the cultivation of commercial और कैश क्रॉप। 19वीं शताब्दी ने अनुभव किया, महसूस किया, देखा कि इंक्रीज हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है किसकी? कॉमर्शियल या कैश क्रॉपिंग की। ऐसी फसल जिससे आपको जो है यू आर एबल टू गेट मनी एज पर यू नीड, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रॉपिंग। अब उन फसलों में कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से थी, आइए देखें। इंडिगो यानी नील की खेती, जूट, सीड ऑयल, शुगर केन, टी, कॉफ़ी एंड कॉटन, ये मुख्य थे। एंड द डिमांड फॉर द कैश क्रॉप इंक्रीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। और इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने लगी। तो जब रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ने लगेगी तो रॉ मटेरियल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई इंग्लैंड में नहीं हो रही थी या नहीं हो पा रहा था जो है संसाधनों की कमी से। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लेस होना चाहिए जहाँ से रॉ मटेरियल को सप्लाई किया जा सके। तो इस कारण से भारत में उस समय 19वीं शताब्दी में कैश क्रॉप की या कॉमर्शियल क्रॉप की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। पीजेंट्स बेनिफिटेड फ्रॉम सच क्रॉप टू अ ग्रेट सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, लेकिन थोड़ी ही मात्रा में जो हमारे किसान भाई बंधु थे, उनके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आया। दे वर रेडी टू सोल देयर प्लांटर्स, वो अपने प्लांट या अपने खेत को बेचने के लिए तैयार थे, लगाने के लिए तैयार थे। किस फसल को? फॉर कैश क्रॉप। हाउएवर द एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप रिड्यूस्ड। लेकिन क्या हुआ, इसका नतीजा एक और होता है, नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि जिस तरह से कैश क्रॉप की मांग बढ़ जाती है तो उसकी मांग के कारण जो फूड ग्रेन था
फूड ग्रेन की खेती थी उसमें गिरावट दर्ज की जाती है। और इसका नतीजा ये होता है जब बंगाल में फेमिन आता है यानी भूखमरी होती है तो लोगों को बाद में जो है फूड शॉर्टेज का सामना करना भी पड़ता है। और आगे बात करते हैं। किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था और जब सुधार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। तो ये आइए देखें, अगला टॉपिक हमारा है रिवोल्ट्स ऑफ पीजेंट्स यानी किसानों का आंदोलन। द हार्श रेवेन्यू पॉलिसीज़ कठोर कष्ट देने वाली, तकलीफ़ देने वाली जो रेवेन्यू पॉलिसी थी ब्रिटिश सरकार की वह काफ़ी कष्टकारक थी। जो हमारे बड़े साहूकार थे उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्य जो थे वो काफ़ी कष्टकारी थे। जमींदारों ने भी और जो भूमि थी उसको छीना, लोगों को कष्ट पहुंचाया। उसके एक कष्ट तो समाप्त नहीं हो रहा था। ठीक है, पहली जो समस्या से पहला तकलीफ था, ब्रिटिश सरकार ने बहुत कठोर हार्श रेवेन्यू पॉलिसी लगाया। उसके बाद जमींदारों ने किसानों को परेशान किया, किसानों के हाथ से उनकी ज़मीन चली जाती है। इतने से ही नहीं मन भरता है, प्राकृतिक आपदाएं भी सामने आ जाती हैं और जो जीवन था किसान का वो बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होने लगा। और इन कष्टों को झेलते किसान अंत में क्या हुआ, वो उसका जो डर था वो डर कन्वर्ट हो गया एंगर में। एंड रिवोल्यूशन आंदोलन की शुरुआत हो गई किसके द्वारा, बाय द पीजेंट्स। किसानों ने आंदोलन की बात शुरू कर दी। कॉन्सिक्वेंटली उसी क्रम में बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया विटनेस्ड सेवरल पीजेंट्स रिवोल्ट इन 18th सेंचुरी। और एक के बाद एक, कॉन्सिक्वेंटली ने एक के बाद बंगाल ने और वेस्ट ईस्टर्न इंडिया ने विटनेस किया, यानी वो साक्षी बने। कौन साक्षी बना, बंगाल बना और ईस्टर्न इंडिया साक्षी बना किस चीज़ का, सेवरल यानी ढेर सारे, सेवरल यानी ढेर सारे किसान आंदोलनों का। और किसान आंदोलन कब हुए, 19वीं शताब्दी में हुए। वेरियस पीजेंट्स ग्रुप्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रोज इन अगेंस्ट द प्रेजेंस ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स। तो जो साहूकार थे और जो कर देने वाले थे, जो किसानों को हर तरह से परेशान कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में जो है किसानों ने आंदोलन करना शुरू किया। द संथाल रिवोल्यूशन, संथाल लोगों ने आंदोलन किया। कब किया, 1855 टू 1856 के मध्य किया। उसके बाद मराठा किसानों ने भी किया, उन्होंने भी अपराइजिंग किया, आंदोलन किया। कब किया, 1875 में किया। यही से बात ख़त्म नहीं होती है। द चंपारण सत्याग्रह ऑफ, जो चंपारण कहाँ पर, चंपारण बिहार में है। और वहाँ पर भी जो किसान थे जो इंडिगो यानी नील की खेती को करते करते उनका जो है स्वास्थ्य, उनकी ज़मीनें और वो खुद मरने कगार पर आ रहे थे, तो उन लोगों ने भी जो है आंदोलन किया। और खेरा या खेड़ा कहते हैं, तो खेड़ा गुजरात का हिस्सा है और वहाँ पर भी सत्याग्रह किया जाता है। कब किया जाता है, 1918 में किया जाता है। क्यों, ऑफ द सम ऑफ द पीजेंट मूवमेंट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। तो ये जो जितने भी आंदोलन होते हैं ये ब्रिटिश सरकार के कष्टकारी नियमों के कारण के विरोध में किए जाते हैं। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी इन्वॉल्व द पीजेंट्स इन द मास मूवमेंट विच ऑल्सो एम टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम देयर प्रॉब्लम्स। और 19वीं शताब्दी में महात्मा गांधी भी जो है किसानों के साथ जुड़ जाते हैं और उनकी समस्याओं को एक नेशनल वाइड प्रॉब्लम बना देते हैं, नेशनल वाइड मूवमेंट बना देते हैं और उसको लेकर काफ़ी आगे तक संघर्ष करते भी हैं। मैनी ऑफ देम वर इम्प्रेजेंट ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो जो भी आंदोलन भारत में किए जाते हैं उन आंदोलनों में बहुत सारे किसानों को, बहुत सारे नेताओं को और संघर्ष करने वाले लोगों को क्या होता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो जेल में डालकर लोग चाहते थे कि इन आंदोलनों को रौंद दिया जाए, कुचल दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। पर कब तक ऐसा होगा,
तो आज के लिए ही बच्चों इतने पर ही बात करते हैं। दैट्स ऑल टू यू, बाय बाय।